Morning, students. Today I am here with the first chapter of physics, physical world. Okay, in this chapter we have to study about physical world, about physics, and the relation between physics and science. Okay, so first of all, we need to know the meaning of physics. What is physics? So, students, as we talk about physics, so it is the word taken from Greek language which means nature. फिजिक्स वर्ड ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और जिसका मतलब है नेचर. ओके, एंड इट टेल्स अस अबाउट द नेचर, और ये हमें नेचर के बारे में बताता है. नेचर, आपके आसपास कोई भी चीज़ें हैं, नेचर में कितनी भी फिनोमेना हो रहे हैं, द कॉज ऑफ दोज ऑल फिनोमेना, ये सब हमें पढ़ना है फिजिक्स में. ठीक है. सेकेंडली, वी से दैट इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस. ये साइंस का ही एक ब्रांच है. ओके, स्टिल यू हैव स्टडीड साइंस सब्जेक्ट, बट व्हेन you come to 11th standard, the options are available there that you want to take arts, commerce or science. ये ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, और उसके बाद जब इन ऑप्शंस की बात होती है तो साइंस में आप सिर्फ 3 चीज़ें जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. ये चीज़ें साइंस में आ गई. ठीक है, बट साइंस का एक्चुअल मीनिंग है क्या? आप कह रहे हैं फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस, बायोलॉजी इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस, बट ये साइंस एक्चुअली क्या है? सो साइंस का मतलब है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज. ओके, अब ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जब बहुत पहले का टाइम था तो बहुत पहले क्या होता था, जो भी चीज़ें आज आपके सामने रिजल्ट हैं, जैसे आप जानते हैं कि बारिश के बाद क्यों रेनबो दिखाई देता है, आपको उसका कॉज पता है, लेकिन कुछ टाइम पहले या बहुत टाइम पहले उसका मतलब आपको नहीं पता था, उसका कॉज नहीं मालूम था. तो उस कॉज तक हम कैसे पहुंचे होंगे, किस तरीके से स्टडी की गई होगी, किस तरीके से इस कंक्लूजन पे आए होंगे, तो ये कंक्लूजन आपको कैसे मिला? सो साइंस में सबसे पहले क्या होता है, कुछ चीज़ें, सपोज हम इसको एक एग्जाम्पल से ऐसे समझते हैं. मान लीजिए मैं आपकी टीचर हूँ. ठीक है, मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व किया मीन्स कुछ चीज़ें देखी, और उसके बाद सोचा ऐसा क्यों होता है, क्या इसके पीछे कारण है, वो सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन कर ली. ओके, और यही चीज़ें मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताई कि ये चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं, ये इस तरीके से हो रहा है, ये ऐसा नहीं हो रहा है. जो भी चीज़ें मैंने नोट डाउन की थी वो सारी मैंने अपने स्टूडेंट्स को बता दी. नाउ आफ्टर टेलिंग द स्टूडेंट्स लर्न दोज थिंग्स. वो सारी चीज़ें आप लोग लर्न करोगे. उसके बाद आप उसके आगे की बात भी सोचोगे कि ऐसा हमें बताया गया था, तो अब ऐसा क्यों हुआ, और उसके आगे हो सकता है आपको कोई दूसरी चीज़ नज़र आए, कोई दूसरा कॉज दिखे. तो जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड आपको लगी, वो चीज़ें आपने नोट डाउन की. फ्यूचर में आपने वो चीज़ें किसी और को नोट डाउन करवाई, आपके स्टूडेंट्स को, वो चीज़ें फिर से नोट डाउन हुई. इसी तरीके से सीरीज़ बाय सीरीज़ किसी एक चीज़ का ऑब्जर्वेशन चलता रहा, उनके कॉज बनते रहे, वो चीज़ें क्यों हुई, कैसे हुई, हर किसी ने उसके बारे में सोचा. उन सब चीज़ों को सोचने के बाद लास्ट में कोई कंक्लूजन मिला होगा, उस कंक्लूजन को हमने मान लिया. ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज हुआ. ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज मतलब आपने वहाँ पर चीज़ को पहले ऑब्जर्व किया था, फिर उसका कॉज ढूंढा, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, उस पर पूरा सोचा, तर्क बहुत सारे लिए, उसके बेसिस पर आपने कोई भी कंक्लूजन लिया. अब 2 चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, साइंस और एक दूसरा हम कहते हैं ना अंधविश्वास. तो वो क्या है? साइंस हम कह रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है. ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज मतलब जिस चीज़ को हमने सोचा, उस पर बात की, उसके कॉज जाने, नोट डाउन किए, उसके बाद सिर्फ एक ही कोई पर्टिकुलर इंसान का वहाँ पर हमने ऑब्जर्वेशन नहीं लिया, एक ने एक का ऑब्जर्वेशन लिया, उसके बाद किसी दूसरे का ऑब्जर्वेशन, तीसरे का ऑब्जर्वेशन,
इस तरीके से बहुत कोशिशों के बाद में एक कंक्लूजन मिला। बट यहीं अगर हम जो दूसरी चीज़ है अंधविश्वास, वो चीज़ अगर किसी ने कही तो आपने सीधे मान ली, ठीक है, वो तो अंधविश्वास हो गया। अगर मैंने कहा कि सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाती है या अर्थ के चारों तरफ सन चक्कर लगाता है, दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट कहा अपने स्टूडेंट को और उसने मान लिया, ठीक है, तो ये तो हो गया अंधविश्वास। कोई भी चीज़ आपने कही और सीधे मान ली। अब जनरली अब साइंस में हम क्या देखते हैं, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का मतलब ही ये है, पहले हमने उस चीज़ को अच्छे से सोचा समझा, उसके कॉज देखे, सारी चीज़ें जानने के बाद में हम एक कंक्लूजन पे आए। दैट्स वाई साइंस इज नोन एज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। अब इस ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज के लिए कुछ स्टेप्स हैं। क्या स्टेप्स हैं? वी नो इट एज साइंटिफिक मेथड टू स्टडी नेचर। नेचर को स्टडी करने के लिए साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। हर चीज़ की स्टडी हम कैसे करेंगे? साइंटिफिकली करेंगे। जो मेथड वहाँ पर लगेगा दैट विल बी साइंटिफिक मेथड। अब हमने लिख तो दिया साइंटिफिक मेथड टू स्टडी नेचर, बट विच काइंड ऑफ नेचर? यहाँ पर हम किसी भी ह्यूमन बीइंग की या किसी भी आप ये कह सकते हो किसी भी जीव की आप यहाँ पर स्टडी नहीं कर रहे हो। यहाँ हम स्टडी करने वाले नॉर्मल नेचर, ठीक है। नेचर आपके आसपास में जो प्रकृति है, आपके घर में जो फैन है वो क्यों घूम रहा है, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही क्यों गिर रहा है, पेड़ से कोई भी फ्रूट गिर रहा है वो ऊपर से नीचे की तरफ ही क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो नेचर है वो यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। तो वो डिस्कस करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स क्या हैं वो देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हेयर फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो यहाँ पर लिया गया है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब किसी भी चीज़ को सबसे पहले हम देखेंगे। देखना क्या है उस चीज़ को? आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर के कब कोई नई चीज़ आएगी, कब कोई, जैसे आपने देखा कि एक नदी है, उस नदी में पानी जा रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। तो अब आपने सोचा कि उस नदी में पानी लेफ्ट से राइट ही क्यों जा रहा है, राइट से लेफ्ट क्यों नहीं जा रहा है? तो ये चीज़ आपने कब सोची? जब आपने उस नदी में पानी को जाते हुए देखा, आपने उस नदी में पानी को बहते हुए देखा, तब आपने ऐसा सोचा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करा, आपने क्या किया? ऑब्जर्वेशन। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जब रेनबो बनता है, ठीक है, रेनबो बना तो आपने उसके बाद में सोचा कि अभी तो आपको कॉज मालूम है, लेकिन जब स्टार्टिंग में ये चीज़ नहीं पता होगी लोगों को, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ होगा? रेनबो देखा गया होगा। अब रेनबो कैसे बन रहा है वो सोचा होगा। ये 7 कलर्स हैं क्या, कहाँ से आई ये 7 कलर्स? तो कब आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा? जब आपने रेनबो देखा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डू ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत होती है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। उस चीज़ को देखना होता है हमें ध्यान से। देन सेकेंड स्टेप इज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब ये कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट क्या है, इसको हमें ध्यान से समझना है बच्चों। ये वाला स्टेप कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, अगर मैं बात करूं वही नदी से पानी या फिर पानी जब जाता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, उसी टॉपिक को लेकर चलते हैं। सपोज लेफ्ट से राइट की तरफ पानी बह रहा है नदी में। अब आप चाहते हो कि पानी राइट से लेफ्ट की तरफ बहे, लेकिन नदी में आपने दूसरे दिन देखा फिर से पानी लेफ्ट से राइट ही जा रहा है, राइट से लेफ्ट नहीं जा रहा है। तो आपने क्या किया? लेबोरेटरी में गए, लैब में गए और आपने एक कैनाल जैसा ले लिया, कोई छोटा सा प्लेस जहाँ पर पानी बह सकता है, ठीक है, कोई छोटी सी ऐसी चीज़ ले ली जिसमें पानी बह सकता है। अब आपने क्या किया? आपने उसमें पानी फ्लो करवाना है राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो पहले जब आपने पानी डाला तो पानी लेफ्ट साइड से डाला, लेफ्ट से राइट की तरफ पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। बट आप चाहते हो कि पानी राइट से लेफ्ट जाए, उसके लिए आपने क्या किया? फिर आपने राइट वाला जो उसका सिरा था, जो राइट वाला एंड था उस चीज़ का, वो आपने ऊपर उठा लिया, उसे ऊंचा कर दिया और लेफ्ट वाला नीचे की तरफ को कर दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या इफेक्ट कर रहा है उस पानी को? हाइट इफेक्ट कर रहा है। पानी
राइट वाला एंड आपने ऊंचा किया, लेफ्ट वाला जब नीचे की तरफ किया, तो पानी हमेशा ऊंचाई से नीचाई की तरफ जा रहा है। तो नदी में भी पानी लेफ्ट से राइट क्यों जा रहा होगा? जो लेफ्ट वाला उसका एंड होगा, या जहां से आपने उसे लेफ्ट की तरफ से लेफ्ट पड़ रहा होगा, वो लेफ्ट क्या होगा, हमेशा राइट वाले से ऊंचा रहा होगा, इसीलिए पानी लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा था। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपने क्या देखा, ये कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट हमने इसे क्यों कहा? क्योंकि जिस भी कैनाल में आपने पानी लिया उसको आपने अपने हिसाब से कंट्रोल किया, राइट को आपने ऊपर की तरफ उठा दिया, तब पानी राइट से लेफ्ट आया। तो आपने कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट करके देखा, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया था पहले उसका एक्सपेरिमेंट करके देखा, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा, अगर मैं कुछ और स्टेप करूं तो क्या होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो आ जाता है वो आता है, थर्ड स्टेप इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या है? जब आपने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कर लिया तो उसके बाद आप क्या करते हैं, वहां पर कुछ रीजनिंग करने की कोशिश करते हैं। पानी राइट से लेफ्ट की तरफ अब आया, तो क्यों आया? हमने क्या कहा, राइट वाला हमने ऊंचा कर दिया इसलिए आया। तो यहाँ पर एक तरीके की रीजनिंग मिली कि ऊपर से नीचे की तरफ को ही पानी फ्लो होता है। ठीक है, अब मैं इसे अगर दूसरे एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊं, देखिए जब रेनबो बन रहा था तो आपने ये कहा कि जो लाइट रेज थी वो 7 कलर में डिवाइड हो गई ना। 7 कलर में डिवाइड हुई तो वो क्या था, लाइट का एक नेचर ही तो हुआ कि जो वाइट लाइट रे है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो गई, मतलब वो 7 कलर्स खुद में कंटेन करती हैं। तो ये क्या हुई, लाइट रे की आपने क्या बताई, क्वालिटी बताई है यहाँ पर कि उसमें 7 कलर्स होते हैं। तो ये किस तरीके की रीजनिंग की आपने, क्वालिटेटिव रीजनिंग। ठीक है, अब वहीं अगर मैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग की बात करूं तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या है, जहां पर हम क्वांटिटी के बारे में बताते हैं किसी चीज की। अब क्वांटिटी के बारे में कैसे, मान लीजिए मैं किन्हीं दो चीजों के बीच में फोर्स की बात कर रही हूँ। सपोज ये कोई आपके पास पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है और ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में r डिस्टेंस है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। ठीक है, सो दोनों के बीच में कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, दैट इज F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब वही मैं दूसरी चीज ये कह रही हूं कि अब मैंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ये जो दोनों के बीच की डिस्टेंस r है इस डिस्टेंस को हाफ कर दिया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हाफ करने से क्या होगा, फोर्स में कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। डिस्टेंस हाफ हुई मतलब जो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के पास में आ गए, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास में आएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर फोर्स कितना फैक्टर ज्यादा होगा, इस वाले फोर्स से कितना ज्यादा होगा, मान लीजिए मैं कह रही हूँ इस वाले फोर्स से 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 गुना ज्यादा हुआ, आपने यहाँ पर नंबर बताया कि 4 टाइम्स ग्रेटर देन। ठीक है, 4 टाइम्स उससे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ आपने क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर दिया है, सो दिस इज क्वांटिटेटिव रीजनिंग। आपने क्वांटिटी के बेसिस पे बताया कि ऐसा होगा। ठीक है, सो थर्ड स्टेप वी डू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप आता है वो आता है मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसी वाले एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स में ये तो पता है, अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास एक का m1 है और एक का m2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो आपको मालूम है इन दोनों के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा दैट इज g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दोनों के बीच में g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर फोर्स लगेगा। तो ये जो फॉर्मूला आपको मिला, ये फॉर्मूला कैसे मिला और क्यों मिला है, एक चीज ये देखिए, हमने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग तक ये तो बता दिया कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स वर्क करेगा, बट कितना फोर्स वर्क करेगा, क्योंकि फिजिक्स है और फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट ही यहाँ पर हमें करना होता है। तो कितना फोर्स लगेगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला की हेल्प से। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला कैलकुलेट करना या फॉर्मूला डिराइव करना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है।
ठीक है। तो फोर्थ स्टेप आता है उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग कर देते हैं, हम मैथमेटिकल फॉर्मूला बना देते हैं, ठीक है। अब मैथमेटिकल मॉडलिंग करने में स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, बहुत आसान काम नहीं है, ये साइंटिस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टफ है। टफ मीन्स यहाँ इस फॉर्मूले में आप देख रहे हैं g m1m2/r² ही आया, r³ नहीं है, r⁴ नहीं है, r⁵ नहीं है। क्यों नहीं है ये चीज़ें, r² ही क्यों है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ही फॉलो क्यों कर रहा है, इस चीज़ को प्रूफ होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा। सो ये हमने फोर्थ स्टेप मैथमेटिकल मॉडलिंग कर लिया, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। देन लास्ट स्टेप इज वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन मीन्स सपोज आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, इसके बेसिस पर आपने कहा ये सपोज अर्थ है और ये सन है, अर्थ और सन के बीच में फोर्स इस फॉर्मूले से आपने कैलकुलेट कर लिया, और आपने कहा जब आपने कैलकुलेट नहीं किया था उससे पहले आपने कहा कि इतना इतना है, तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर फिर आपने चेक किया क्या वो फोर्स जो निकल के आ रहा है वो उतना ही है जितना आपने प्रेडिक्ट किया था, या अगर मैं इस फोर्स की बात नहीं करूं कुछ और चीज़ कहूं, सपोज आप अभी सन की कुछ पोजीशन ऑब्जर्व कर रहे हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है, या अर्थ की पोजीशन आपने या फिर मून की पोजीशन आपने ऑब्जर्व किया, अब आपने प्रेडिक्ट कर दिया कि ये मून 1 साल के बाद फिर से इसी पोजीशन पे आ जाएगा, ये आपने प्रेडिक्ट किया। फिर आप कुछ फॉर्मूलाज के बेसिस पर चेक करेंगे कि क्या वो मून वहीं पर आएगा, और अगर आपका प्रेडिक्शन सही हो जाता है इट मीन्स ये जो फोर्थ नंबर पे आपने जो मैथमेटिकल मॉडलिंग की थी वो मॉडलिंग वेरीफाई हो गई, सही है वो मॉडलिंग। और अगर जो आपने प्रेडिक्शन किया था वो सही नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, it means then it will be falsification of this mathematical modeling। इसका falsification हो जाएगा, आपको फिर से यहाँ से स्टार्ट करने की ज़रूरत है, आप फिर से ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर से आपने ये चीज़ की, फिर नई मैथमेटिकल मॉडलिंग करने की कोशिश की, फिर से दोबारा ये स्टेप्स को आप रिपीट करेंगे, ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड को स्टडी करने के लिए या साइंटिफिक मेथड से नेचर में कोई भी चीज़ स्टडी करने के लिए आपको सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, सेकेंड स्टेप इज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, थर्ड वन इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, फोर्थ स्टेप इज मैथमेटिकल मॉडलिंग, एंड द लास्ट स्टेप इज वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फॉर फंडामेंटल फोर्सेस, वो फंडामेंटल फोर्सेस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट video. Till then, try to understand this scientific method and learn something about physics.